हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पीएच एंट्रेंस एग्जाम के भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, उनके प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो फ्रेंड्स, पंचवर्षीय योजना पहले चलती थी, 12 पंचवर्षीय योजना के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जो बनाई जाती है उसकी जिम्मेदारी आपको बतानी है कि वो किसकी होती है। प्रधानमंत्री कार्यालय की, राष्ट्रीय विकास परिषद की, योजना आयोग की, या फिर ग्राम पंचायत की। तो फ्रेंड्स, का सिंपली आंसर है सी, योजना आयोग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का काम होता है कि 5 साल के लिए वो एक ऑब्जेक्ट को लेके, एक पर्पस को लेके उस पूरे साल में देखे कि कितना हमें किस चीज पे फोकस करना है। जैसा कि आपको पता है, फर्स्ट पंचवर्षीय योजना हमारी किससे रिलेटेड थी? वो मेन फोकस कर रही थी हमारे एग्रीकल्चर पर। सेकंड, हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती। जो ठीक है, आपको ये याद रखना है क्योंकि इस तरह से बहुत पूछा जाता है कि फर्स्ट ने किस पे फोकस किया, सेकंड ने किस पे फोकस किया, और यहाँ तक कि इनका जो टाइम पीरियड होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये कुछ चीजें याद रखनी है। और अगर आप चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजनाओं पर हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करें तो हम इस पर भी अपने 20 डे सीरीज में आपसे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, यानी कि उसका जो अंतिम प्रारूप होता है उसको कौन फाइनल करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग, या फिर उपरोक्त सभी? तो फ्रेंड्स, योजना आयोग बनाता है लेकिन जो फाइनल जो अप्रूवल होता है वो देता है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फ्रेंड्स, इन क्वेश्चन के आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 10 मार्च 1950, 15 मार्च 1950, 16 मार्च 1951 और 20 मार्च 1950। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 15 मार्च 1950 में योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, यानी कि इस योजना आयोग का हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री, योजना मंत्री, वित्त मंत्री, या फिर कैबिनेट सचिव? तो फ्रेंड, जो योजना आयोग है उसका जो प्रधानमंत्री होता है इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो इसका जो हेड होगा वो उस टाइम पीरियड में जो भी प्रधानमंत्री होगा वो इसका हेड बनता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई, कब की गई थी? संसद के एक अधिनियम द्वारा, केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा, राष्ट्रपति के एक अध्यादेश द्वारा, या फिर संविधान के एक प्रावधान द्वारा? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि योजना आयोग की स्थापना कैसे की गई थी। तो फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की गई थी, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल थे उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया था उसके बाद। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है गृह मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, या फिर योजना आयोग का उपाध्यक्ष? तो देखिए फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग का जो हेड होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। और अप्रूवल कौन देता है फाइनल? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका अध्यक्ष कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई? 1 अप्रैल 1951, 1 मई 1951, 1 जून 1952, या फिर 1 जून 1953? तो फ्रेंड्स, जो पहली पंचवर्षीय योजना थी उसकी स्टार्टिंग की गई थी 1 अप्रैल 1951 को, यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना अब 1 अप्रैल 1951 में आई थी, जिसका जो ऑब्जेक्ट था वो था एग्रीकल्चर पर फोकस करना। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? देखिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कृषि, उद्योग, पर्यटन, या गरीबी? तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है, गरीबी। ठीक है, वो सॉरी, कृषि। ठीक है, कृषि। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित है? अब आपको बताना है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो किस मॉडल पर आधारित थी। प्रोफेसर DR गाडगिल, MN राय, मन्ना नारायण, या फिर PC महालनोबिस? तो फ्रेंड्स, जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? वर्ष 1947, वर्ष 1949, वर्ष 1950 या वर्ष 1952? तो फ्रेंड्स, जो हमारी राष्ट्रीय विकास परिषद थी उसका जो गठन किया गया था वो किया गया था 1952 में। तो ऑप्शन बी डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में योजनावकाश जिसको प्लानिंग हॉलीडे भी बोला जाता है, ये कब हुआ था? 1962 के चीन भारत युद्ध के समय, 1966 के सूखे के बाद, या फिर 1971 में बांग्लादेश की स्वतंत्रता के बाद, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जब हमारे देश में सूखे की स्थिति आ गई थी 1966 में, तब प्लानिंग हॉलीडेज रखे गए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस इस्पात कारखाने की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अगर हम इस्पात कारखाने की बात करें तो वो इन सभी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत इन सभी एरिया में इस्पात कारखाने की स्थापना की गई थी। तो आपका जो ऑप्शन डी है ये राइट आंसर है। नेक्स्ट है, गरीबी हटाओ तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति किस योजना का मुख्य उद्योग निर्धारित की गया था? चौथी, पांचवी, सातवीं या फिर नवीं? तो फ्रेंड्स, गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति की योजना की बात करें तो ये कॉन्सेप्ट था चौथी पंचवर्षीय योजना का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत कितने प्रतिशत वार्षिक विकास दर निर्धारित किया गया था? 7%, 7.5%, 8% या फिर 8.5%? तो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 10वीं पंचवर्षीय योजना में कितने निर्धारित किया गया था? तो वो था 8%। ठीक है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पटना, लखनऊ, कानपुर या फिर नई दिल्ली? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे लघु उद्योग विकास बैंक की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो है लखनऊ में स्थित। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, मुद्रास्फीति की माप के लिए किस वर्ष को आधार वर्ष माना गया? 1978 से 79, 1981 से 82, 1993 से 1994 या फिर 1999 से 2000? तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे मुद्रास्फीति की माप की बात करें तो इसके लिए जो आधार वर्ष माना गया था वो था 1993 से 1994, एक साल के लिए। तो ऑप्शन बी, ये इसको आधार वर्ष माना गया, इसके अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति की माप की जाती है। तो फ्रेंड्स, सी यहाँ पे ऑप्शन आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने वाला कर कौन सा है? सीमा, आय, निगम या ये सभी? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अप्रत्यक्ष कर क्या है? उत्पादन शुल्क, सीमा शुल्क, तटकर या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, रेखा समिति का संबंध है प्रत्यक्ष कर से, कर सुधारों से, अप्रत्यक्ष कर से या फिर इन सभी से? तो फ्रेंड्स, रेखा समिति की बात करें तो इसका संबंध होता है अप्रत्यक्ष कर से। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिक्री कर किसकी आय का महत्वपूर्ण भाग है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ग्राम पंचायत या फिर ये सभी? तो फ्रेंड्स, बिक्री कर की बात करें तो ये कार्य होता है राज्य सरकार का। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होती है, यानी बताना है भारत को सबसे ज्यादा जो आय होती है कर आय यानी कि टैक्स से जो इनकम जनरेट होती है वो किससे होती है? निगम कर से, उत्पाद शुल्क से, आयात शुल्क से या फिर निर्यात शुल्क से? तो फ्रेंड, भारत को ये सबसे ज्यादा कर प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है उत्पादक शुल्क से। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है? निगम कर, आयकर, संपत्ति कर एंड दान कर? देखिए, ऊपर भी वही क्वेश्चन था, नीचे भी यही है, बट आपको क्या है, क्वेश्चन थोड़ा सा बस स्लाइटली डिफरेंट है और आपको उसमें से आंसर देना है, यानी कि आप कंफ्यूज मत होइएगा, आपको आंसर सिर्फ अपने क्वेश्चंस के और ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही देना है। हो सकता है क्वेश्चन कई बार सेम हो, ऑप्शंस चेंज हो जाए, तो आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर इन्होंने बात की है कि किस कर से सरकार को अधिकतम आय की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर है, वो है आयकर।
क्योंकि यहाँ पे सैलरीड पर्सन बहुत है। नेक्स्ट है राजा चलैया समिति का संबंध है। फ्रेंड्स, ये बहुत पूछा जाता है। राजा चलैया समिति भुगतान संतुलन से, बीमा के निजीकरण से, कर सुधारों से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, राजा चलैया समिति जो है ये ऑप्शन सी राइट आंसर है, कर सुधारों से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर है आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर की बात करें तो ये सारे ही प्रत्यक्ष कर हैं, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष कर आपको पता होंगे, प्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो कि पर्सन से डायरेक्टली लिए जाते हैं। जैसे कि संपत्ति कर, कोई पर्सन अगर संपत्ति परचेस कर रहा है तो ये सिर्फ उसी से लिए जाएंगे जिसके नाम से वो संपत्ति खरीदी जा रही है, ठीक है, या बेची जा रही है जिसके नाम से वो संपत्ति है, ठीक है, तो यही डायरेक्टली है। आयकर, जो पर्सन इनकम जनरेट कर रहा है सिर्फ उसी से चार्ज होगा। उपहार कर, जिसको उपहार मिला है उसी से जनरेट होगा। तो ये डायरेक्टली उसी पे इम्पोज किया जाता है ये वाला टैक्स, इसलिए इसे अप्रत्यक्ष कर प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है भारत में सरकारी तौर पर आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग, वाणिज्य मंत्रालय, या फिर योजना आयोग, एक मिनट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है हमारा योजना आयोगारत के नए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकास के लिए मिश्रित। तो यहाँ पे बताना है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक सर्वेक्षण जो है, देखिए आर्थिक फाइनेंशियल सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक बात की जा रही है, फाइनेंस से रिलेटेड बात की जा रही है, तो ये फाइनेंस डिपार्टमेंट देता है जो कि हमारा वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अब नहीं होता वैट, लेकिन हम ऑप्शन क्वेश्चन है इसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। वैट किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, ए व बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, वैट भी एक तरह का प्रत्यक्ष कर है, ठीक है। भारत में वैट कब से लागू हुआ? 28 मार्च 2004, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2005, या फिर 31 मार्च 2005। तो फ्रेंड्स, वैट की बात की जाए तो ये इंडिया में लागू किया गया था 1 अप्रैल 2005 से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत की विधिगिरा मुद्रा है यूरो, मॉडल डॉलर, रुपया, या फिर पाउंड स्टर्लिंग। तो विधिगिरा मुद्रा वो होती है जो कि इजिली एक्सेप्टेबल हो, जो चलती हो, ठीक है। तो भारत की, हम सबको पता है भारत में रुपया जो है वो एक्सेप्टेबल है, और ये यहाँ पे जो हमारे जो एक्सचेंज होता है उसमें यूज किया जाता है। तो ऑप्शन सी रुपया राइट आंसर है। नेक्स्ट है सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? अवमूल्यन, विमुद्रीकरण, मुद्रा संकुचन, या फिर मुद्रा स्फीति। तो फ्रेंड्स, जब सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई चलाई जाती है तो उसको विमुद्रीकरण कहा जाता है, यानी कि डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट है वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं, क्या कहलाता है? बहुत सिंपल है, मुद्रा का जो मूल्य है वो तो गिर गया लेकिन कीमतें बढ़ गई। ऑप्शंस है मुद्रास्फीति, मुद्रा अविस्फीति, अवमूल्यन, या फिर ये सभी। तो फ्रेंड्स, इसको बोला जाता है मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं मुद्रास्फीति से लाभान्वित होता है बचतकर्ता, ऋणी, ऋणदाता, या फिर पेंशनकर्ता। देखिए फ्रेंड्स, मुद्रास्फीति में अभी आपने पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है लेकिन कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इससे कौन लाभान्वित होगा? इससे सिर्फ वही लाभान्वित होगा जो कि ऋणी है, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है अब तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर 4 बार। तो फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब तक की बात करें तो अब तक जो इसका जो अवमूल्यन किया जा चुका है वो किया जा चुका है 3 बार। नेक्स्ट है, बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, और इस तरह के 1-2 क्वेश्चन सिंपल पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। आप ये मत सोचिएगा बहुत ईजी है, इस तरह से नहीं आते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक है, सबको पता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, या फिर रिजर्व बैंक। तो फ्रेंड्स, डी आंसर राइट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारतीय एक मिनट, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 मार्च 1934, 1 अप्रैल 1935,
अगस्त 1947 या फिर 26 जनवरी 1950। तो फ्रेंड्स, जो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1935 को, ठीक है। और इसका जो अगर हम बात करें इसकी नेशनलाइजेशन की, तो वो 1949 में हुआ था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनुसूचित व्यापारिक बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक या फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो फ्रेंड्स, भारतीय रिजर्व बैंक ऐसा बैंक है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खोल सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक है और सेंट्रल बैंक कभी भी डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील नहीं करती है, ये बैंकों के साथ डील करती है। इसके अंदर अकाउंट बैंक्स ओपन करवा सकते हैं, जो बैंक होती हैं वो अपना अकाउंट इसके अंदर ओपन करवा सकती हैं, इसके साथ ट्रांजेक्शन्स कर सकती हैं, लेकिन कोई इंडिविजुअल पर्सन इसमें अपना अकाउंट ओपन नहीं करवा सकता। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपका कोई डाउट हो, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं और विच वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।